एक जगह से आया हो तो भी उसका इफेक्ट सेम रहेगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि एक तरफ तो कैल्शियम से कंबाइन करेगा। किससे कंबाइन किया बेटा? कैल्शियम। कैल्शियम के अलावा देयर विल बी सर्टेन फैक्टर्स इन प्लाज्मा। कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो कुछ फैक्टर्स यहां पाए जा रहे हैं प्लाज्मा में। इन फैक्टर्स के साथ ये कंबाइन करता है और यहां जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं कि यहां एक कैस्केड रिएक्शन होती है। तो यहां पर जो रिएक्शन बेटा हो रही है कैसी है? कैस्केड रिएक्शन। उस टाइम के बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। अब ब्लीडिंग अपने आप जो बंद हो जाती है तो जहां से ब्लीडिंग हुई थी वहां पे आपने देखा है कि रेड ब्राउन कलर का एक स्कम जैसा बन जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो अब ये ब्लड क्लॉट बनेगा कैसे, वो तरीका अपन जरा देखते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर सबसे पहला जो काम हुआ ये क्या था कि बेटा इंजरी हुई। सबसे पहले क्या हुआ? एक इंजरी हुई। जैसे ही इंजरी हुई तो इंजरी होते ही दो काम। एक तरफ तो देयर विल बी डैमेज्ड ब्लड प्लेटलेट। तो यहां डैमेज किसके अंदर है बेटा? ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर डैमेज आया। तो ब्लड प्लेटलेट्स यहां डैमेज हुई और दूसरी तरफ देयर विल बी डैमेज्ड टिश्यू। तो ध्यान दें, देखो हुआ क्या। अपने सबसे पहले कहीं पे एक जगह चोट लगी। जब चोट लगी और मान लो अगर ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग होने का मतलब है कि कोई ना कोई ब्लड वेसल डैमेज हुई। जब अगर ये ब्लड वेसल डैमेज हुई तो ब्लड वेसल के डैमेज होने का मतलब है कि यहां जो टिश्यू था वो टिश्यू डैमेज हुआ। अब अगर ये इंजरी अपने ब्लड तक पहुंची तो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स फ्लो कर रही होगी। जो ब्लड सेल्स फ्लो कर रही थी उनमें से कुछ ब्लड प्लेटलेट डैमेज हुई। मोरओवर जहां कहीं भी इंजरी हुई, जहां ब्लड वेसल कटी, तो ब्लड वेसल कटने वाली जगह उतनी स्मूथ नहीं रही ना, वो थोड़ी सी क्या हो गई? रफ। उस जगह पे जाकर के ब्लड वेसल टकराई और टकराने के बाद ब्लड वेसल डैमेज हुई, ब्लड प्लेटलेट जाकर के डैमेज हुई। जब ये प्लेटलेट डैमेज होती है तो प्लेटलेट के डैमेज होने से एक सब्सटेंस सेक्रीट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन याद है जहां पे एनसीईआरटी ने कहा था कि प्लेटलेट रिलीज सर्टेन फैक्टर्स मोस्ट ऑफ विच आर यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहां प्लेटलेट ने रिलीज क्या किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इधर ये जो आपका इंजर्ड टिश्यू है, टिश्यू से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है। यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन के आपके पास सोर्स कितने हो गई? दो। पहला क्या हुआ? प्लेटलेट, और दूसरा क्या हुआ? टिश्यू। इन दोनों जगह से थ्रोम्बोप्लास्टिन आया। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, दोनों ही जगह से या तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आया हो या दोनों में से किसी भी एक जगह से आया हो तो भी उसका इफेक्ट सेम रहेगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि एक तरफ तो कैल्शियम से कंबाइन करेगा। किससे कंबाइन किया बेटा? कैल्शियम। कैल्शियम के अलावा देयर विल बी सर्टेन फैक्टर्स इन प्लाज्मा। कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो कुछ फैक्टर्स यहां पाए जा रहे हैं प्लाज्मा में। इन फैक्टर्स के साथ ये कंबाइन करता है और यहां जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं कि यहां एक कैस्केड रिएक्शन होती है। तो यहां पर जो रिएक्शन बेटा हो रही है कैसी है? कैस्केड रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय कैस्केड रिएक्शन? ये कैस्केड रिएक्शन होती क्या है? तो मान लो अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो कि अगर मान लो ए से क्या बना? बी। बी ने एंजाइम की तरह काम किया, ये सी को कन्वर्ट करता है डी में। डी ने एंजाइम की तरह काम किया, ये ई को कन्वर्ट करेगा एफ में, और एफ यहां पे एंड प्रोडक्ट है। तो ये जो रिएक्शन है मल्टीपल स्टेप में हुई। मल्टीपल स्टेप में होने वाली ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज करता हो या दूसरी रिएक्शन कराता हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कैस्केड रिएक्शन।
तो ध्यान रखें, प्लाज्मा में कुछ फैक्टर्स थे, कैल्शियम था, इनके साथ कैस्केड रिएक्शन यहां कोऑपरेट हुई और इस कैस्केड रिएक्शन के बाद अब यहां फॉर्मेशन हुआ प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज का। तो यहां पर अब बनेगा क्या? तो हमने कहा कि बना प्रोथ्रोम्बिनेज which is also known as thrombokinase। तो फॉर्मेशन किसका हुआ बेटा? प्रोथ्रोम्बिनेज का, और प्रोथ्रोम्बिनेज का दूसरा नाम क्या था? थ्रोम्बोकाइनेज नाम है। ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज है, इसका काम होता है कि प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में कौन सा सब्सटेंस मौजूद है? प्रोथ्रोम्बिन। तो ये प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है, इसको थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। तो प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन के नाम में अगर आप देखिए तो प्रो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हुआ इनएक्टिव है, जबकि थ्रोम्बिन क्या होगा? एक्टिव होगा। ये थ्रोम्बिन जो है ये एक एंजाइम है। तो ध्यान रखें, थ्रोम्बिन यहां पर क्या है? एंजाइम है। और ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, यानी कि यहां पर भी कैल्शियम आयन का रोल है। थ्रोम्बिन जो कि एक एंजाइम है, ये ब्लड में मौजूद एक और सब्सटेंस फाइब्रिनोजन को, ब्लड में एक और सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। इसके नाम में अगर आप देखें तो ओजन वर्ड आता है, इंडिकेट क्या करता है? इनएक्टिव। फाइब्रिनोजन ये बेटा एक मोनोमर है और ग्लोबुलर होता है। ये क्या है? मोनोमर है और ग्लोबुलर होता है। इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइब्रिन में। तो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हुआ फाइब्रिन में, विच इज अ पॉलीमर। फाइब्रिन क्या है? पॉलीमर है। और दूसरी बात है कि ये फाइब्रस होता है। तो जो फाइब्रिन है ये कैसा हो जाएगा? एक्टिव हुआ। ये फाइब्रिन अब कंबाइन करता है यहां पर डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ। तो इसने कंबाइन किया विद डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके ये फाइब्रिन कन्वर्ट हो जाता है या बना देता है ब्लड क्लॉट। तो अब इसने फॉर्मेशन किसका कर दिया? ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन किया। तो फाइनली यहां ब्लड क्लॉट बनता है। तो ब्लड क्लॉट बनने में अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहला, प्लेटलेट और इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगला क्वेश्चन, कैस्केड रिएक्शन से फॉर्मेशन किसका होता है? प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज का। ध्यान रखेंगे ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये बेटा एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि यहां एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन है, तो आप क्या कहेंगे? प्रोथ्रोम्बिनेज है। कौन सा एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में कन्वर्जन को प्रमोट करता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। थ्रोम्बिन का काम क्या होता है? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट किस में करेगा? फाइब्रिन में। जो ब्लड क्लॉट है उसके अंदर फाइबर्स किसके पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? फाइब्रिन के फाइबर्स पाए जाते हैं। अगला, ध्यान दें, अगर मैं आपके ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन इंजेक्ट कर दूं तो क्या मैं जहां इंजेक्ट करूंगा वहां ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी या नहीं? नहीं। अगर मैं थ्रोम्बिन इंजेक्ट करूं तो ऐसे ही अगर मैं मान लो फाइब्रिनोजन इंजेक्ट करूं तो फाइब्रिनोजन इंजेक्ट करने पर ब्लड क्लॉटिंग होगी कि नहीं? नहीं होगी। फाइब्रिन इंजेक्ट करें तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। तो यानी कि इनमें से कोई भी एक्टिव सब्सटेंस अगर आपने ब्लड में इंजेक्ट किया तो उसको इंजेक्ट करते ही क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग। वहीं इनएक्टिव सब्सटेंस जो हैं, ये सारे इनएक्टिव सब्सटेंस बनाता है लिवर। बनाता कौन है? लिवर। फाइब्रिनोजन लिवर ने बनाया, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन लिवर करेगा, या ऐसे ही अपन बात करें जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो लिवर बनाता है। एक डिजीज हम पढ़ते हैं हीमोफीलिया, जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया में जानते हैं दो टाइप का होता है, ए और बी। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? यहां जब मैं बात कर रहा हूं ना सर्टेन फैक्टर, एक्चुअली क्लॉटिंग के अंदर 13 फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व होते हैं।
ये जो 13 फैक्टर्स हैं, इनमें से फैक्टर 8 और फैक्टर 9 अगर ये नहीं हो तो उस केस में क्या होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोथ्रोम्बिनेज, और ये कन्वर्जन नहीं हुआ तो आगे की ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होगी। तो हीमोफीलिया के केस में कौन से स्टेप पर रुक जाता है? यहां पर, यानी कि हीमोफीलिया में प्रोथ्रोम्बिनेज नहीं बनता है। अगला देखिए, इस पूरी ब्लड क्लॉटिंग की कहानी में कौन से आयन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था? तो हर जगह कौन सा आयन आया? कैल्शियम। तो हमने कहा कि यहां ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बेटा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? कैल्शियम आयन। अगली बात आती है, आपके पास 4 फ्लूइड हैं, ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ और सीरम। इन चारों फ्लूइड में से कौन सा फ्लूइड ऐसा है जो कि क्लॉट नहीं करता, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है? जब बात आती है ब्लड क्लॉटिंग की तो एक विटामिन का नाम आता है, विटामिन के। विटामिन के का इंपॉर्टेंट काम है। बात आती है विटामिन के आखिर करता क्या है, विटामिन ए की इंपॉर्टेंस है क्यों? तो विटामिन के की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि विटामिन के हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ये मदद करता है किसके सिंथेसिस में बेटा? प्रोथ्रोम्बिन के। यानी कि अगर विटामिन के ना हो तो प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमने कहा कि विटामिन के ने मदद की सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के बाद फिर अगला देखिए, अगर मैं एनी हाउ आपके ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस करूं जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाते हो। मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया, ब्लड में मैंने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिलाए जो कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट, लाइक एस EDTA मिला दिया, या मैंने सोडियम ऑक्सलेट मिला दिया, सोडियम सिट्रेट मिला दिया, कोई भी कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट हो, उसको मिलाने पर कैल्शियम उसके साथ बाइंड कर जाएगा। क्या ब्लड क्लॉटिंग होगी? नहीं। कैल्शियम बाइंडिंग एजेंट मिलाने पर ब्लड क्लॉटिंग। अब एक और बात बताओ, अगर हम जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले रहे हैं, अगर मैं उस टेस्ट ट्यूब को एकदम चिल्ड कर दूं, बहुत ठंडा कर दूं, तो क्या ब्लड क्लॉटिंग होगी? हाँ या नहीं? होगी या नहीं? क्यों? क्योंकि रिएक्शन एंजाइमेटिक। यहां देखिए एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, और एंजाइम ऑपरेटेड रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो टेम्परेचर कम करने पर एंजाइम ऑपरेटेड रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि लो टेम्परेचर पर भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। अगला ब्लड क्लॉटिंग के रिलेशन में आप देखें, आप हेपेरिन जानते हैं क्या है? कोएगुलेंट कि एंटी कोएगुलेंट? एंटी कोएगुलेंट। हेपेरिन का काम होता है कि ये प्रिवेंट करता है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। इसका काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करेगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। यानी कि जब तक हेपेरिन एक्टिव रहेगा तो ये बेटा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो प्रोथ्रोम्बिन विल नॉट बी कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन। मतलब अगर ब्लड क्लॉट करना है तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेपेरिन को एक्टिव रहना चाहिए कि इनएक्टिव हो जाना चाहिए? इनएक्टिव। अगर हेपेरिन रहा एक्टिव तो क्या ब्लड क्लॉटिंग होगी? नहीं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो अब यहां पर बात आती है हेपेरिन इनएक्टिव कैसे होगा? तो जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिव करता है हेपेरिन को। ये इनएक्टिवेट किसे करेगा बेटा? हेपेरिन को। यानी कि जैसे ही प्रोथ्रोम्बिनेज बना तो प्रोथ्रोम्बिनेज का एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि हेपेरिन को क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है। जहां पे हेपेरिन अगर हो जाएगा इनएक्टिव तो वहां पर क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग अब हो पाएगी। अदरवाइज जब तक हेपेरिन एक्टिव है तब तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इन क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन किसने किया था? तो अपन ने कहा क्लॉटिंग फैक्टर्स फॉर्म बाय लिवर। तो इनका जो फॉर्मेशन है ये करने वाला ऑर्गन कौन होता है? लिवर। देखो लो टेम्परेचर EDTA, सिट्रेट, ऑक्सलेट, ये सारे आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट, यानी कि हम आर्टिफिशियली ब्लड को कोएगुलेट होने से रोक सकते हैं इन चीजों से।
कुछ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट भी होते हैं। हेपेरिन के अलावा और किसी का नाम सुना है? हिरुडिन। नाम किसका सुना है? हिरुडिन। किससे बनाया था? बायोटेक्नोलॉजी से। किससे बनाया था? ब्रेसिका से। ब्रेसिका से मॉलिक्यूलर फार्मिंग के अंदर आपने क्या बनाया? हिरुडिन। ठीक। अब प्रश्न ये है कि अगर आप मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी से या अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मिंग के थ्रू एक मॉलिक्यूल बनाना ही चाहते थे जिसका आप थेरेप्यूटिक यूज करें अपने केस में, तो आपने हिरुडिन क्यों बनाया, हेपेरिन क्यों नहीं बनाया? अगर मॉलिक्यूल बनाने ही निकले थे कि हम कहें कि हमें सब मॉलिक्यूल बनाना था, तो हमारे अंदर तो एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन था, हिरुडिन तो हमारा नहीं है। हिरुडिन किसका है? जो यानी कि लीच का है। तो हमने हिरुडिन क्यों बनाया, हेपेरिन क्यों नहीं बना दिया? नहीं, जब भी अगर अपन चाहते हैं कि भाई ब्लड क्लॉटिंग ना हो, ठीक, तो ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो वो काम सबसे बेहतर कौन करेगा? हेपेरिन। जो हमारे अंदर नेचुरल है उससे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर तो हमें हेपेरिन बनाना चाहिए, हिरुडिन क्यों नहीं बनाया हमने? तो वो हमारे अंदर भी कर ही रहा है, हमारे अंदर हेपेरिन है, कर ही रहा है। प्रोथ्रोम्बिनेज नहीं, जब भी अगर आपकी इंजरी होगी, चोट लगी, चोट लगने पे ही तो प्रोथ्रोम्बिनेज बनेगा। अभी तो अगर हम बात करें तो अभी हमारे ब्लड में हेपेरिन है ना, तो हेपेरिन है तो वही तो है जो क्लॉटिंग को रोके हुए, कि जब तक अगर आपको कहीं चोट न लगे तो क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसको रोकना काम हेपेरिन का है। और हिरुडिन हमने बनाई इसलिए था कि भाई ब्लड क्लॉटिंग ना हो, क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर हो तो उसके अंदर अपन यूज कर ले हिरुडिन को। तो बताओ फिर हमने हिरुडिन क्यों बनाया? सस्ता था। एक्चुअली रीजन यही है। देखो बेसिकली जो रीजन है वो इसकी केमिस्ट्री में छिपा है। हेपेरिन जो है केमिकली ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड या एक पॉलीसैकेराइड है। हेपेरिन केमिकली क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। वहीं पर हिरुडिन जो है वो एक प्रोटीन है। अगर आप ध्यान दें तो आज तक आपने मॉलिक्यूलर टेक्निक से जितनी भी चीजें बनाई हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, सारे के सारे प्रोटीन हैं। इंसुलिन प्रोटीन है कि नहीं? ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन है कि नहीं? एफएसएच प्रोटीन है। आपने फॉर्मेशन किया ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन है। बेटा फोन रख दे, दिखाई देता है मुझे भी ऐसा थोड़ी कि तुम क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा। तो फिर इसके बाद अपन ने कहा कि जितने भी मॉलिक्यूल अभी तक हमने बनाए, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन है, ये सारी चीजें प्रोटीन थी। हिरुडिन केमिकली प्रोटीन होता है। प्रोटीन को बायोटेक से बनाना बहुत आसान काम है। प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जीन उस पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा। जीन को आइडेंटिफाई करो, जीन में से इंट्रॉन उड़ाओ, केवल एक्सॉन रखो, फिर आप उसे बैक्टीरिया के अंदर या ब्रेसिका में कहीं इंट्रोड्यूस करो। इंट्रोड्यूस करेंगे तो अपने आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और उसके बाद क्या होगा? प्रोटीन आपको मिल जाएगी। वहीं पर अगर आपको बनाना हो कोई दूसरा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में किसी न किसी मेटाबॉलिक पाथवे से बनता होगा। अब वो मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो तो पहले पूरा मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट करो। क्या क्रिएट करें? पूरा मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट करना पड़ेगा। मेटाबॉलिक पाथवे में मान लो अगर 5 एंजाइम भी काम आते हो, तो अब पहले तो वो 5 एंजाइम बनाओ, यानी कि पहले मॉलिक्यूल बनाना था 1, अब कितने बनाने पड़ेंगे? 5। फिर आपको मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट करो, ये ब्याज में एक काम हो गया कि साहब ये भी काम करना, तब जाके मॉलिक्यूल मिलेगा। इसीलिए हमने अब तक जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सारी की सारी क्या है? प्रोटीन। तो हमने हेपेरिन की बजाय हिरुडिन क्यों बनाया? क्योंकि वो क्या था? प्रोटीन था। जबकि हेपेरिन क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। इसीलिए हमने हेपेरिन का फॉर्मेशन नहीं किया, हमने बनाया क्या? हिरुडिन। इतनी बात समझ आई? लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। जब भी बेटा अगर इंजरी होगी तो इंजरी जिस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रही है वो प्लेटलेट को डैमेज कर सकता है, या प्लेटलेट इसलिए भी डैमेज हो सकती है क्योंकि एक संभावना है कि हो सकता है कि जब भी अगर ब्लड वेसल डैमेज हुई तो ब्लड वेसल के जो रफ एजेस रहे, वो रफ एजेस पे जाकर के जब प्लेटलेट टकराई तब डैमेज होगी।
किसका बेटा? अगर थ्रोम्बिन नहीं होगा तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करेगा? मतलब अल्टीमेटली जो ब्लड क्लॉट बनाता है वो फाइब्रिन बनाता है और कोई नहीं बनाता। पर फाइब्रिन बनेगा तभी जब ये पूरी रिएक्शन ऑपरेट होगी तो। सेकेंड में अपन ने क्या लिखा कि ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ और सीरम, इन चार चीजों में से क्लॉटिंग फैक्टर किसके पास नहीं होता है? सीरम के पास। तो ये अकेला है जो क्लॉट नहीं करता, बाकी सारे क्लॉट करते हैं। और थर्ड में अपन ने कहा कि विटामिन के का रोल क्या है क्लॉटिंग में? तो विटामिन के का रोल है कि प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिफ्थ में अपन ने ये कहा कि जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, अब देखो जब भी अगर क्लॉटिंग होनी है, अभी अपने ब्लड में क्या है? हेपेरिन है ना? हेपेरिन का काम क्या है? वो ये कन्वर्जन नहीं होने दे रहा। अगर ये होना भी चाहे तो नहीं हो सकता जब तक हेपेरिन है। तो ये जो एंजाइम बना, ये एंजाइम पहले तो क्या करता है? हेपेरिन को इनएक्टिव करता है। जब हेपेरिन इनएक्टिव होगा तभी ये कन्वर्जन हो सकता है। तो इसने हेपेरिन को इनएक्टिव किया और फिर प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन। सारे फैक्टर्स प्लेटलेट रिलीज नहीं करती है। प्लेटलेट जो रिलीज करती है वो थ्रोम्बोप्लास्ट है। बाकी सारी जो चीजें हैं ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। आगे बढ़े। आगे बात करें बेटा, ध्यान देगा। अगली अपने को बात करनी है लिम्फ या अभी नहीं लिखा? सबसे ज्यादा स्लो मोशन तुम ही चलते हो। नहीं आगे बढ़े। देखिए हम बात करेंगे बेटा अबाउट लिम्फ, जिसको हम और बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो लिम्फ का ही दूसरा नाम क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड नाम है। तो देखिए इधर क्या हुआ, ये बेटा एक आई आर्टरी, ये अपन ने क्या बनाया? आर्टरी। आर्टरी जब ऑर्गन में पहुंचती है तो आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाएगा? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल जब डिवाइड करेगा
तो इसके डिवाइड करने से फॉर्मेशन किसका होगा? कैपिलरी का। अभी मैं यहां दिखा देता हूं कि आर्टरी ने आगे चल करके डिवाइड किया और आर्टरी के डिवाइड करने से अब ये फॉर्मेशन किसका हो गया? कैपिलरी। जितना भी एक्सचेंज होता है वो कैपिलरी के लेवल पर होता है। एक्सचेंज होने के बाद अब यहां से ये कैपिलरी अब कंबाइन करती है और जब ये कैपिलरी कंबाइन करेगी तो ये कैपिलरी है बेटा, यहां से कंबाइन करने के बाद आगे चल के क्या बना देगी? वेन। तो ये कैपिलरी ने कंबाइन किया और आगे जाकर के वेन बनी। यहां पर क्या हुआ कि जो ब्लड था, ब्लड आपका यहां से इधर की तरफ फ्लो करके जा रहा। तो ये इतनी बात तो अपने को समझ में आती है। इसके अंदर क्या भरा है? ब्लड। अब ब्लड में समझना है, अब यहां पे ये जो इसके बाहर की जगह, ठीक, ये बाहर की जगह को इसको हम बोलते हैं टिश्यू स्पेस। बाहर की जगह को अपन ने क्या कहा? टिश्यू स्पेस कहते हैं। टिश्यू स्पेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही इसी जगह पर यह आपका टिश्यू मौजूद। हम कहते हैं कि हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो क्लोज सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड हमेशा सीरीज ऑफ ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगा, ब्लड इससे बाहर तो आएगा। तो यहां पर जो ब्लड वेसल है और जो टिश्यू है, यहां बीच में जो स्पेस है इसी को आपने नाम क्या दिया? टिश्यू स्पेस का। ध्यान देंगे, इधर प्रेशर ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर क्या है? ज्यादा। बाहर है प्रेशर कम, अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर कम है। यहां कैपिलरी जो कि सिंगल सेल थिक है और उसमें भी सेल्स के बीच में कुछ पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम फेनेस्ट्री कहते हैं। यहां प्रेशर ज्यादा होने और बाहर प्रेशर कम होने की स्थिति में यहां से कुछ चीजें बाहर निकली। यहां से क्या हुआ? कुछ चीजें यहां पर निकली बाहर। अब जो चीजें यहां पर बाहर निकली, तो इसमें से अगर हम बात करें तो यहां पर अपन ने कहा कि बेटा जो बाहर आया, सबसे पहले आया पानी। क्या बाहर आ गया? तो वाटर बाहर आया। जब वाटर आएगा तो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो तो हमको भी ले चलो, ठीक। तो पानी ने कहा चलो। तो ठीक है साहब, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी बाहर आ गए, ठीक। तो अपन ने कहा कि वाटर के साथ क्या बाहर आया? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक। सबसे ज्यादा हंसा कौन था? नाम बताना एक बार। नहीं बताओ, अभी इसमें एक एग्जांपल लेना है, एक बार बताओ तो सही। चलो अभी दिया जाएगा एग्जांपल, ठीक। तो क्या हुआ? वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाहर आए। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहां पे इसके पीछे पीछे ध्यान देना, अब प्लाज्मा में वाटर के बाद सेकंड नंबर पे कौन था? प्रोटीन। प्रोटीन ने कहा कि हम भी जाएंगे। तो कैपिलरी ने कहा कि जिस प्रोटीन का साइज अगर फेनेस्ट्री से छोटा हो वो जा सकता है। हमने मना नहीं किया है, भाई यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां कम है, चले जाओ। तो क्या हुआ कि यहां पे हमने कहा कि जो स्मॉलर प्रोटीन्स हैं, ये स्मॉलर प्रोटीन्स बाहर आ गए। क्या बाहर आया? स्मॉलर प्रोटीन्स बाहर आ गए। मैं इसी बात को दूसरे तरीके से भी कह सकता था। मैं कह सकता था कि प्लाज्मा में से लार्जर प्रोटीन्स अंदर रह जाते हैं। एनसीईआरटी ऐसे ही कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि प्लाज्मा में से लार्ज प्रोटीन्स अंदर रह जाते हैं, बाकी बाहर चले गए, यानी कि स्मॉलर प्रोटीन्स कहां गए? बाहर। प्रोटीन्स के बाद अब प्लाज्मा में कौन था? मिनरल्स। मिनरल्स में थे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। इन्हें कहा हम तो बहुत छोटे हैं, ठीक। तो अब हम बहुत छोटे हैं तो सारे मिनरल्स ने कहा कि हम भी जा रहे हैं, तो ठीक है साहब। और कौन बाहर आ गया? मिनरल। तो देखिए, अपन ने कहा कि यहां पर वाटर, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, स्मॉलर प्रोटीन, फिर कौन बाहर आया? मिनरल्स। अब मिनरल्स की बात आई सेल्स के बारे में। प्लाज्मा तो हो गया, अब यहां सेल्स में सबसे पहले आरबीसी ने कहा, तो आरबीसी से पूछा गया साइज छोटा है, आरबीसी ने कहा नहीं, तो नहीं जा सकते। क्या आरबीसी बाहर आएगी? नहीं। प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट है, छोटे हैं पर इतने छोटे भी नहीं है कि इससे बाहर चले जाए, प्लेटलेट भी नहीं। डब्ल्यूबीसी से कहा गया,
डब्ल्यूबीसी ने कहा कि साइज तो ऑल्दो मेरा बड़ा है पर मेरे पास डायबिडेसिस की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे सम फॉर्म्ड एलिमेंट, क्या होगा, सम फॉर्म्ड एलिमेंट। इसके अंदर अपन बात किसकी कर रहे हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक। तो क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी बाहर आ गए। अब यहां पर बाहर देखिए एक फ्लूइड इकट्ठा हुआ है ना। फ्लूइड कहां इकट्ठा हुआ है, टिश्यू स्पेस में। जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, इस फ्लूइड के पास वाटर है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, प्रोटीन्स हैं जो कि कंपैरेटिवली छोटी हैं, मिनरल्स इसके पास है, और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि डब्ल्यूबीसी इसके पास मौजूद है। तो ये जो पूरा फ्लूइड यहां इकट्ठा हुआ, इस पूरे फ्लूइड को ही मिला करके हमने कहा टिश्यू फ्लूइड। इसी पूरे फ्लूइड को मिला करके आपने क्या नाम दिया, टिश्यू फ्लूइड। तो बताओ टिश्यू फ्लूइड आया कहां से, तो हमने कहा प्लाज्मा से। टिश्यू फ्लूइड कहां से बाहर आया, प्लाज्मा से बाहर आया। तो प्लाज्मा से टिश्यू स्पेसिस में जो फ्लूइड बाहर आया, उस फ्लूइड का नाम क्या है, टिश्यू फ्लूइड। अब देखिए टिश्यू बताना एक बार, हाँ। चलो अभी अब आएगा, ठीक। अब देखिए, अब अपन देखा, चलो अब देखिए बाहर कौन आया, टिश्यू फ्लूइड। अब ध्यान दो, ब्लड से, ध्यान देना बेटा, ब्लड से क्या हुआ कि ऑक्सीजन को जाना था बाहर, किसके पास, टिश्यू के पास। क्या ऑक्सीजन के पास कोई तरीका है कि ये बिना टिश्यू फ्लूइड में हुए ये टिश्यू के पास चली जाए, नहीं ना। यानी कि ऑक्सीजन ब्लड से पहले कहां जाएगा, टिश्यू फ्लूइड के पास, फिर कहां पहुंचा, टिश्यू के पास। टिश्यू ने क्या बनाया, CO2, ये यहां आई, और इसके बाद CO2 कहां पर आ जाएगी, ब्लड के पास। यानी कि टिश्यू फ्लूइड इस गैसियस एक्सचेंज में एक मिडिलमैन की तरह काम कर रहा है। टिश्यू फ्लूइड ने क्या किया, इस पूरे गैसियस एक्सचेंज में काम कैसे किया, मिडिलमैन की तरह। यहीं पर अब एनिमल टिश्यू की एनसीईआरटी की लाइन याद करो एंडोक्राइन ग्लैंड की, जहां एनसीईआरटी ने कहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है यानी कि हार्मोन आर रिलीज्ड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। ये हो गई ग्लैंड। ग्लैंड को बात करने वाला फ्लूइड कौन है, टिश्यू फ्लूइड। यानी कि यहां जितना भी हार्मोन है, ये हार्मोन भी कहां आएगा, इसी के पास आ जाएगा। अब क्या हुआ, यहां अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो क्या हुआ, टिश्यू फ्लूइड निकल के कहां गया, बाहर। अब अगर ये ऐसे ही बाहर आता रहे तो इसके बाहर आने पर ब्लड में प्लाज्मा तो हो जाएगा खत्म। भाई ब्लड के अंदर प्लाज्मा फिर से मेंटेन करना है, तो क्या टिश्यू फ्लूइड ब्लड को वापस किया जाए, करना पड़ेगा। अब इसे वापस करना है तो आप देखिए यहां पर आपके पास है ये लिम्फेटिक कैपिलरी। ये बेटा क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरी है, जिसको मैंने कह दिया कि ये हमारे पास है एक लिम्फेटिक वेसल। क्या अपने पास क्या बेटा है, लिम्फेटिक वेसल है जो यहां पर मौजूद है। तो हमारे पास यहां एक लिम्फेटिक वेसल। अब समझना, इसके पास के कंपैरिजन में यहां प्रेशर कम, यहां के कंपैरिजन में यहां प्रेशर और कम। ज्यादा प्रेशर कहां, ब्लड में, उससे कम कहां, टिश्यू स्पेस में, उससे कम कहां, लिम्फेटिक वेसल। तो अब क्या हुआ, टिश्यू फ्लूइड इसमें तो नहीं जा सकता। टिश्यू फ्लूइड क्या हुआ कि ये टिश्यू फ्लूइड यहां से आकर के एंटर कहां कर जाता है, लिम्फेटिक वेसल में। मतलब टिश्यू फ्लूइड बनता किससे है, ब्लड से। बना किससे, ब्लड से। बना कहां, टिश्यू स्पेस में, लौट करके कहां जाएगा, लिम्फेटिक वेसल। जब ये लिम्फेटिक वेसल में गया तो लिम्फेटिक वेसल में जाकर के अब इसका जो नाम हो गया वो हो गया लिम्फ। अब इसको नाम क्या दे दिया, लिम्फ नाम दिया। तो यहां पर टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ एक ही चीज के दो अलग अलग नाम। जब टिश्यू स्पेस में हो तो क्या कहेंगे, टिश्यू फ्लूइड, और जब ये अगर लिम्फेटिक वेसल में हो तो इसको क्या कहेंगे,
जैसे तुम्हारा नाम क्या है? फैज। अच्छा, और घर का नाम? घर पे नाम बदलता नहीं घर पे? अच्छा, चलिए, तो अब ध्यान दो। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि फैज साहब जो है मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। मेडिकल कॉलेज में पहुंच के क्या है कि फैज साहब का खूब अच्छा नाम था, सब लोग बड़ी इज्जत से बुलाते थे, डॉक्टर फैज आएंगे। और डॉक्टर साहब भी एकदम मतलब टनाटन एकदम जो स्कूल में तैयार हो। अब उसके बाद क्या हुआ कि दीपावली की छुट्टी हुई, डॉक्टर साहब गए अपने घर। क्या लगता है कि इनके घर की गली के लोग इनको डॉक्टर साहब के नाम से बुलाएंगे या इनके दोस्त बुलाएंगे डॉक्टर साहब के नाम से? किस नाम से बुलाएंगे? हाँ, चलिए, तो अपन थोड़े टाइम के लिए ऐसा मान लेते हैं कि इनके जो है, नहीं क्या दो, अपन ऐसा मान लेते हैं कि फैज को इनके जो है दोस्त हैं वो चिट्टू के नाम से बुलाते हैं। तो नहीं, हम मान लेते हैं चिट्टू के नाम से बुलाते हैं, ठीक। तो अब क्या है कि साहब, क्या चिट्टू और फैज दो अलग अलग लोग हैं? नहीं है। यही मेडिकल कॉलेज में जाके कौन हो जाता है? डॉक्टर साहब। और अपने घर पे आकर के, तो जब ये टिश्यू स्पेस में है तो लिम्फेटिक वेसल में क्या दो अलग अलग चीजें हैं? दोनों क्या है? टिश्यू फ्लूइड टिश्यू स्पेस में और वहीं लिम्फेटिक वेसल में। इसीलिए देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, लिम्फ का दूसरा नाम क्या है? टिश्यू फ्लूइड। ये अब जाकर के कहां पहुंचा? लिम्फेटिक वेसल में। और लिम्फेटिक वेसल अब इसे आगे ले जाकर के ड्रेन कर देगी मेजर वेन के अंदर। तो इसे ड्रेन कहां किया? मेजर वेन्स के अंदर इसको ड्रेन कर दिया। तो इसे आगे ले जाकर के ड्रेन कर दिया मेजर वेन्स। मेजर वेन्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे जैसे सबक्लेवियन वेन है, तो ये बड़ी वेन होती है, तो ऐसी वेन्स के अंदर ले जाकर के ड्रेन कर दिया, मतलब ये वापस से ब्लड के पास पहुंच गया। तो इस तरीके से सर्कुलेशन किसका हुआ? लिम्फ का। अब यहां जो लिम्फ है इसमें आप देखिए, आप जानते हैं कि लिम्फ आपके अंदर इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड डब्ल्यूबीसी कौन सी थी? लिम्फोसाइट। मतलब कि लिम्फ के पास क्या होना चाहिए? लिम्फोसाइट। क्या होना चाहिए? लिम्फोसाइट, ठीक। अब देखिए, हम एक तरफ रखेंगे ब्लड को और एक तरफ हमने रखा लिम्फ। जब मैं ब्लड और लिम्फ में कंपेयर करता हूं तो कंपैरिजन में मुझे बताओ, इसके पास आरबीसी होगी कि नहीं ब्लड में? लिम्फ में इसके पास डब्ल्यूबीसी होगी कि नहीं? लिम्फ में होगी, पर यहां ज्यादा, यहां कम ना। अपन ने कहा कि प्लेटलेट ब्लड में होगी कि नहीं? यहां पे नहीं होगी। प्रोटीन की बात करें, ब्लड में और लिम्फ में होंगे दोनों जगह, पर ब्लड में क्या? लिम्फ में कम। अपन ने यह कहा ना, स्मॉलर प्रोटीन आती है, बड़ी प्रोटीन नहीं आती है। फिर आप देखिए, प्रोटीन के बाद फिर आपने कहा कि जो ब्लड है इसके बारे में अगली बात आती है कि अगर आप मिनरल्स देखते हैं तो मिनरल्स क्या होगा? यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह मिनरल्स बराबर। अब जरा देखो एक कहानी, अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी की मैंने आपको ऐसे समझाई कि भाई दोनों में कंपेयर करोगे तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ही आई। अगर मैं ब्लड में कंपेयर करता हूं आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी, तो बताओ किसका नंबर ज्यादा? ज्यादा ना। ब्लड में अगर मैं कंपेयर करूं तो नंबर किसका ज्यादा? आरबीसी। अगर मैं लिम्फ में कंपेयर करूं तो नंबर किसका ज्यादा? यानी कि अगर मैं कहूं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है, इस रेशियो के मामले में डब्ल्यूबीसी ज्यादा कहां होती है? लिम्फ में। पर इस स्टेटमेंट का मतलब ये तो नहीं निकला कि डब्ल्यूबीसी लिम्फ के अंदर जाता है। ध्यान रखना, दो अलग अलग बातें मैंने कही है। मैंने कहा कि अगर तुम
ब्लड और लिम्फ के बीच में अगर डब्ल्यूबीसी को कंपेयर करोगे तो ज्यादा डब्ल्यूबीसी किसके पास? ब्लड के पास। ठीक, पहली बात एकदम क्लियर। अगर आप ब्लड और लिम्फ दोनों जगह पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी कहां ज्यादा मिलेगी? लिम्फ के पास, क्योंकि लिम्फ के पास आरबीसी क्या है? 0, आरबीसी है ही नहीं। भले यहां डब्ल्यूबीसी ब्लड से कम है, फिर भी यहां पर लिम्फ के अंदर इटसेल्फ जब आप बात करेंगे तो यह हमेशा आरबीसी से ज्यादा ही रहेगा। तो इतनी बात समझ में आई? फटाफट एनसीईआरटी से एक बार लिम्फ वाला टॉपिक पढ़ के देखो। हाँ, तो पहले लिखना शुरू करो। इस चैप्टर का अभी अगला चैप्टर भी बाकी है। नहीं, ब्लड के अंदर होती है ना, ब्लड में लिम्फोसाइट पड़ी थी कि नहीं? 20 से 25%। प्रोटीन और मिनरल दो अलग अलग बातें हैं। एनसीईआरटी ने क्या कहा था? सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कहा ना टिश्यू फ्लूइड के अंदर, तो मिनरल्स क्या रहेगा? सेम। हीमोग्लोबिन नहीं है ना? है हीमोग्लोबिन, तो कैसा होगा? कलर है। लिम्फोसाइट में ये कहा क्योंकि लिम्फ आपका इम्यूनिटी से रिलेटेड है और इम्यूनिटी से रिलेटेड डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट। तो लिम्फ के अंदर एनसीईआरटी लिखती है कि स्पेशलाइज्ड डब्ल्यूबीसी पाई जाती है जिसका नाम लिम्फोसाइट। कहा बेटा? यहां पे ये कहा था कि ब्लड में आरबीसी हमेशा डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होगी। लिम्फ के पास क्या है? आरबीसी है 0, तो डब्ल्यूबीसी 1 भी हो तो भी आरबीसी से ज्यादा ही होगी ना। लिम्फ में अगर आप कंपेयर करेंगे, इसको भूल जाओगे ये कुछ चीज होती, केवल इसकी बात कर रहे हैं, केवल इसकी अगर मैं बात करता हूं तो फिर यहां आरबीसी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगी ना। क्यों? फिल्टर होके जा रहा है तो फिल्टर होकर के जब जाता है तो जब चाय छानते हो तो छनी और बिना छनी चाय में मिठास में अंतर होता है क्या? कौन बोल रहा है?
ये छन्नी कहां से खरीदे थे? बराबर होता है ना? आगे बढ़े, एक मिनट। ये यहां से हार्मोन इसके पास आया, ये अब किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा ना। न्यूट्रिएंट के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि अपन ने जब बात की थी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के बारे में, तो लिम्फ की बात आई थी। तो फैट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? लैक्टियम।